हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। वीडियो लेकर आए हुए बीए ऑनर्स थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, और जो आपकी बुक है सेमेस्टर 6 की वो है आधुनिक राजनीति चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो बुक है आपकी, उसमें जो चैप्टर दे रखा है पहला, मतलब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन। तो ये भारतीय राजनीति चिंतन के ऊपर कोई चैप्टर दे रखा है, और इसके क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीति चिंतन की कारणों से विकसित हुआ, या उपनिवेशवाद के आरंभिक दौर में आए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विवेचना कीजिए। वैसे क्वेश्चन भी चेंज कर सकता है। या आ सकता है 19वीं शताब्दी के आरंभिक चिंतकों ने समाज और धर्म के बारे में क्या बताया। नेक्स्ट आ सकता है कि आरंभिक जो है धर्म और समाज का वर्णन करें। या क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदारवादी तत्वों का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। सबसे मेन जो क्वेश्चन आपका है वो भारतीय राजनीति चिंतन के ऊपर है। यदि क्वेश्चन आता है कि उदारवादी, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया दो तरीके से आ सकता है। तो पहला है जो टॉपिक है, मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूँ सबसे मेन की टॉपिक के बेस पर लेकर आता हूँ, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। तो सबसे मेन है कि आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन। भारत को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरी हो चुकी थी। उनके बाद उपनिवेशवाद के शासन का प्रमुख उद्देश्य जो प्राप्त हो चुका था उसे सुदृढ़ बनाए रखना, अर्थात अपनी शक्ति को बनाए रखना हो गया था कि हमें अपनी शक्ति कैसे बनाए रखनी है। इस उद्देश्य के लिए शासितों का समर्थन प्राप्त करना और उनके लिए आवश्यक था, जिसे वह सांस्कृतिक व वैचारिक प्रभुत्व के द्वारा ही प्राप्त कर सकते थे। तो फर्स्ट जो पॉइंट बताया मैंने आपको बताया इसमें कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक मतलब कि जो भी शताब्दी थी वो पूरी हो चुकी थी उपनिवेशवाद बनाने की प्रक्रिया, और उसके बाद उपनिवेशवाद शासन का उद्देश्य जो था, जो प्राप्त हो चुका था, उसे सुदृढ़ करना और अपनी शक्ति को बनाए रखना था। और इसका उद्देश्य के लिए शासितों का समर्थन प्राप्त करना था। शासन मतलब जो शासन कर रहा है उनका समर्थन प्राप्त करना था, और जिसे वे संस्कृति व वैचारिक प्रभुत्व के द्वारा ही प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है जमींदार वर्ग का वर्ग पोषण तथा प्रशासनिक व्यवस्था व अन्य औपनिवेशिक संस्थाओं के लिए शिक्षित शहरी मध्य वर्ग तैयार करना, कि जो शिक्षित मध्य वर्ग है उसको तैयार करना। और अंग्रेजों द्वारा अपनी उपनिवेशवाद आवश्यकताओं के लिए उठाए गए कदम थे। और पश्चात शिक्षा व अन्य संस्कृति कार्यों ने इस प्रकार वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की, और यही वह सामाजिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य था। और जबकि आरंभिक उपनिवेशवाद के दौर में राजनीतिक चिंतन का विकास आरंभ हुआ। तो सबसे मेन आपको याद रखना है इसमें सेकंड पॉइंट में कि जमींदारी वर्ग का पोषण तथा प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य औपनिवेशिक संस्थाओं के लिए शिक्षित शहरी माध्यम वर्ग तैयार करना था, कि हम किस प्रकार के वर्गों को तैयार कर सकते हैं, शिक्षित मध्य वर्ग को। और उपनिवेशवाद की आवश्यकताओं के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उसमें शिक्षा व अन्य संस्कृति कार्यों ने इस प्रकार वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की, और यही वह सामाजिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य था जबकि उपनिवेशवाद के दौर में राजनीतिक चिंतन का विकास हुआ। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट पॉइंट हम से डाल सकते हैं 19वीं शताब्दी में ही औपनिवेशिक शासन की एक भिन्न प्रकार की अवधारणा विकसित हुई, जो परंपरागत संस्थाओं व मान्यताओं को प्रशिक्षित पर आधारित थी। उदारवादी सिद्धांतों से प्रेरित चिंतक की एक अन्य प्रमुख धारा ने ब्रिटिश शासन के सकारात्मक पक्षों को भी ध्यान केंद्रित किया, कि जो भी ब्रिटिश सरकार जो कदम उठा रही थी उसके सकारात्मक पक्षों पर भी ध्यान देना एक तरीके से शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इसमें जो राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश शासन को संप्रभु मतलब शुभ माना, और माना कि भविष्य में इनके अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो राजा राम मोहन राय जो थे भारतीय चिंतक थे, और उन्होंने माना कि जो ब्रिटिश शासन जो है वो शुभ माना उन्होंने, और माना कि भविष्य में आने वाले अच्छे परिणाम निकलेंगे। और भारतीय समाज के पतन के कारण प्रति इनको तीव्र आलोचना दृष्टि के कारण शायद उन्होंने ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश जैसे अलौकिक द्रव्यमान देश के संपर्क की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट जो है वो है कि केशवचंद्र सेन ने भी ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की थी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि इसमें आधुनिक चिंतन के बारे में बात करना है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन जो आपका पहले राजा राम मोहन आ गया, फिर केशवचंद्र सेन ने ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, और दुखद सामाजिक नैतिक गिरावट के समय मिला एक ईश्वरीय वरदान है। जो भी हमें सामाजिक और नैतिक जो गिरावट मिली है वो एक ईश्वरीय देन है, वरदान है। और उनका यह भी मत था कि अस्त संप्रभु और ईश्वर का प्रतिनिधि था, और सबको बगावत न केवल राजनीतिक अपराध है बल्कि प्रति पाप भी है। तो वो बगावत करना वो एक तरीका अपराध नहीं मानते थे, उसको पाप भी मानते थे। नेक्स्ट है जो दूसरा टॉपिक जो आपका वो है इसमें
जो नेक्स्ट चिंतक जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी, B.K. गोखले और M.G. रनाडे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू सभी ने कुछ ना कुछ मात्रा में ब्रिटिश शासन से अब भारत को प्राप्त होने वाले लाभों का गुणगान किया है। और 1905 में गोखले ने कहा था कि देश में अब निविद शांति और व्यवस्था है। नेक्स्ट, नौरोजी के मत से कोई भी शिक्षित भारतीय ब्रिटिश शासन की अपेक्षा अन्य किसी शासन को महत्व नहीं देगा, किंतु औपनिवेशिक दमन और शोषण के कारण ब्रिटिश शासन के प्रति यह धारणा कि यह लाभकार है और अधिक समय तक बनी रहेगी। मतलब उनका मानना था कि जो भी व्यवस्था बनाई गई शासन व्यवस्था वो एक तरीके से लाभकारी है और लंबे समय तक बनी रहेगी। और अंग्रेजों के शासन को अब अनावश्यक बुराइयां माना जाने लगा था और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशित का विरोध राजनीतिक चिंतन का अभिन्न अंग बन गया था। मतलब उपनिवेशितों का विरोध 20वीं शताब्दी में होने लगा। नेक्स्ट है जो आ सकता है इसमें वो नेक्स्ट हेडिंग डाली जा सकती है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में पश्चात राजनीतिक चिंतन के मध्य व्यापक अंतर क्या थे। तो अंतर भी डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं। तो इसमें पहला है, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि पश्चिम में आधुनिक शब्द का प्रयोग नए और पारंपरिक ज्ञान के बीच मीमांसा संबंधी अंतर को दर्शाने किए गए थे। मीमांसा मतलब जो भी तनाव उसको दिखाने के लिए किया गया था। और ज्ञान के इस नए आधुनिक ढांचे के आधार पर पश्चिमी विचारक और बुद्धिजीवियों ने के वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देते हुए मुख्य रूप से प्रबोधनोत्तर काल में विकसित ज्ञान प्रणाली के अधिपत्य की स्थापना की। और इस पद्धति का प्रमुख इतना प्रतिगामी था कि इसने अन्य स्थानों पर विकसित ऐसे हर चिंतन को अस्वीकार कर दिया जो उनके मानकों पर आधारित था। और उसी समय आधुनिक भारतीय विचारकों ने अपने दर्शन और विकसित करने के लिए मुख्य रूप से स्वदेशी संसाधनों का उपयोग किया। तो सबसे मेन इसमें मैंने आपको बताया कि जो आधुनिक शब्द का प्रयोग पारंपरिक ज्ञान के बीच ज्ञान की मीमांसा संबंधी अंतर को दर्शाने के लिए कि ज्ञान में क्या क्या अंतर है उसको दर्शाने के लिए किया गया था। और ज्ञान के इस नए आधुनिक ढांचे के आधार पर ही पश्चिमी विचारकों और बुद्धिजीवियों ने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देते हुए मुख्य रूप से प्रबोधनोत्तर काल के में विकसित ज्ञान प्रणाली की आधिपत्य स्थापना की थी। कैसे ज्ञान को विकसित किया सकता है। नेक्स्ट, इसका एक विशेष उदाहरण अद्वैत वेदांत का दर्शन है, जिसमें राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, टैगोर जैसे कई आधुनिक भारतीय विचारकों ने अपने राजनीतिक दर्शनों का आधार बनाया। और इसी कारण बंकिम चंद्र के राजनीतिक दर्शन का पर सांख्यिक दर्शन का गहरा प्रभाव भी मिलता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट, सेकंड, भारतीय और पश्चात राजनीतिक चिंतन के बीच दूसरा अंतर उनकी विकास प्रक्रिया में निहित है और दोनों प्रकृति को प्रभावित किया है। पश्चिमी दर्शन की विकास प्रक्रिया और एक रेखीय प्रक्रिया है जो सुधारवाद और आंदोलन के साथ साथ शुरू हुई है। इसका बाद पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय के साथ आगे बढ़ी है। तो ये जो किसके आगे बढ़ी है, पुनर्जागरण के कारण और औद्योगिक क्रांति के कारण और ज्ञानोदय के कारण। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, भारतीय चिंतन परंपरा का विकास कई अलग अलग परंपराओं और संस्कृति के बीच सम्मान की क्रिया प्रतिक्रिया से हुआ है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म आदि प्रभावों को आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही आधुनिकता के पश्चात स्वरूप के तत्व के देखे जा सकते हैं जो कि उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के तहत भारतीय समाज एवं संस्कृति में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति चिंतक जो थे कि भारतीय और पाश्चात्य और परंपरा के बीच अन्य अंतर इस प्रकार को आधारित है। मतलब कि जो भारत में राजनीतिक चिंतन जो है उनकी जो परंपरा थी, जो उनके विचार थे, उनमें अंतर कई बातों पर आधारित थे कि दोनों चिंतक में व्यक्ति को एक प्राणी के रूप में देखा गया है। मन व्यक्ति की सोच और तर्कसंगत क्षमता को दर्शाता है। तो मतलब व्यक्ति की जो सोच होती है हमें क्या दर्शाता है, तर्कसंगत क्षमता को दर्शाता है। और शरीर के भौतिक अस्तित्व और उसके भौतिक अनुभवों को दर्शाता है। इसके विपरीत भारतीय विचारकों का मानना था कि व्यक्ति के तीन पहलू हैं, मन व्यक्ति की सोचने की क्षमता, शरीर व्यक्ति की भौतिक अस्तित्व और परमात्मा जो व्यक्ति के जो आत्मा जो होती है वो होती है आत्मान मतलब अपने सम्मान की बात करना। अब व्यक्ति के इन तीनों पहलुओं के बीच संबंध को स्वयं परस्पर क्रिया पर आधारित माना जाता है। तो इसमें जितने भी विचारक आए, राजनीतिक चिंतन आए, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और आधुनिक जो भी भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार उपनिवेशवाद का अपनाया गया और सारे विचारकों ने उनको इतने महत्व दिया। ब्रिटिश का सरकार जो शासन था उसको महत्व दिया। फिर बाद में 20वीं शताब्दी जब आई तो उसका विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय राष्ट्रवाद में उदारवादी तत्वों का वर्णन करने के लिए। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत में उदारवाद का एक राजनीतिक विचारक के रूप में विकास अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग द्वारा किया गया है। तो आप ये नोट आउट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके लिए मतलब नोट बना सकते हैं उसके। और ये वर्ग
औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की देन थी। अंग्रेजों ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य से शुरू की थी और भारत में संस्कृति व वैचारिक प्रभुत्व स्थापित किया जा सके और इसका उद्देश्य यूरोपीय मूल्यों और संस्थाओं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना था और भारत के लिए उसी को आदर्श बनाना था। और भारतीय समाज एवं औपनिवेशिकवाद शासन की उदारवादी समीक्षा पुनर्जागरण के से आरंभ हो गई थी और राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र और देवेंद्र नाथ ठाकुर, अक्षय कुमार दत्त, ज्योतिराव फूले, गोपाल गणेश अगरकर और एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सर सैयद अहमद खां, ये भारतीय समाज में शासन व्यवस्था के कालप्य के लिए उदारवादी मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने उदारवादी मॉडल प्रस्तुत किया और भारतीय उदारवादी ब्रिटिश शासन को भारत की सामाजिक, राजनीतिक और पूर्व संरचना के पथ प्रदर्शक के रूप में मानते थे। तो ये और जो लोग उपनिवेशवाद के शोषणकारी स्वरूप के परिचित थे उन्होंने भी इसका बहुत अधिक विरोध नहीं किया और ऐसे लोग उपनिवेशवाद के कारण देश की पूंजी के निकास तथा उनके परिणाम स्वरूप भारतीय की निर्धनता और दीन दशा के प्रश्नों तक ही सीमित रहे। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादियों ने भारतीयों की इस स्थिति के निवारण के लिए प्रार्थना पत्रों और पत्रिकाओं के सहारा लिया और किंतु धीरे धीरे भारतीयों के प्रति ऐसे लोगों की यह चिंता कि शिक्षित मध्यम वर्ग को प्रशासन व्यवस्था में उचित स्थान दिलाने की भी बात कही। तो ये उदारवादी के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ज्योतिराव फूले के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, और राष्ट्रवाद के ऊपर तो एक तरीके क्वेश्चन आ सकता है। मगर जो मैंने अभी आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय चिंतन क्या है, उसका उदय कैसे हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको उदारवादी बताया और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो महावेद गोविंद रनाडे है, ज्योतिराव फूले है और ये इसके ऊपर दो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने जो बताया आपको मेन टॉपिक बताया है, चैप्टर से रिलेटेड बताया ताकि जो एग्जाम में आता है आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो चले इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।